हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। आज आपको एक और वीडियो मैं शेयर करूंगी जिसमें हम हाईलाइट डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के एंड हाईलाइट डिस्कस करेंगे हम बजट के, क्योंकि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपके हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। उसके हम ऐसा बहुत डिटेल हमें डिस्कस नहीं करना है कि 100 पन्नों का हमें स्पीच वहां पे कवर करना है, नहीं। हम केवल मेजर जो हाईलाइट्स है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे के एंड बजट के, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज 23 जुलाई को बजट अनाउंस करने वाली है हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। ओके, तो एक बार अनाउंस हो जाए फिर उसके हाईलाइट्स को मैं पिक करके आपके साथ वीडियो 100% शेयर करूंगी आज ही के आज। ओके, चलिए। और आज का सेशन ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज देखना है मुझे किसमें कितना है दम, क्योंकि आज मैंने ना वीडियो के एंड में 20+ MCQ रखे हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कितना करंट अफेयर्स आप सुनते हैं और कितने अटेंटिव है। सो स्टार्ट कर ले। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं और फिर हम MCQ को कवर करेंगे। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके है जी। इसके अलावा ये टेलीग्राम की लिंक है पूजा जैन CA 247, जहां से आप करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस, वहां से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह पे अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, आप इजीली डाउनलोड करो और बिंदास पढ़ो, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं स्टेट न्यूज से एंड पहला स्टेट आता है यहाँ पर उड़ीसा स्टेट। ओके है जी। अब यहाँ पे नई नई गवर्नमेंट बनी है, आप सभी को तो पता है, और पहली बार बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर बने हैं, राइट। तो बीजेपी गवर्नमेंट रिनेम्स बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड टू द उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एक स्पोर्ट अवार्ड है जिसका नाम है बीजू पटनायक स्पोर्ट अवार्ड, और इस अवार्ड की शुरुआत 2001-2002 में हुई थी। इसका नाम चेंज करके उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान करने की बात गवर्नमेंट ने की है। मोहन मांझी गवर्नमेंट रीनेम्स बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड एज अ उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान, ठीक है। ये बोला गया है और 8 अलग अलग कैटेगरी में, 8 अलग अलग कैटेगरी में ये सम्मान दिया जाएगा। स्पोर्ट के सेगमेंट में दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सम्मान फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम। तो जो भी इंडिविजुअल यहाँ पे स्पोर्ट्स को और गेम्स को प्रमोट करता है तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें कैश प्राइज मनी कितनी होगी, 3 लाख रुपए कैश प्राइज मनी होगी। फिर सम्मान फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर द ईयर। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सम्मान फॉर एक्सीलेंस इन कोचिंग, तो अब यहाँ पे कोच की बात आ गई है, तो यहाँ पर कोच को 1 लाख रुपीज दिए जाएंगे। सम्मान फॉर बेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज दिया जाएगा। सम्मान फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म विच विल कैरी कैश ऑफ 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज आपको मिल जाएगा। एंड सम्मान फॉर द बेस्ट पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, यहाँ पर भी 1 लाख रुपीज है। तो ऐसे 8 अलग अलग कैटेगरीज है जिसकी अवार्ड मतलब प्राइज मनी कितनी होगी, वो सारी बातें यहाँ पे अनाउंस की गई। तो हमें याद रखना है कि बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे, 2001-2 में हुए थे, और इनको ही रिनेम रिसेंटली किया गया है एज अ उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान। ओके, चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपग्रेड्स IRCTC टू शेड्यूल A सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो सबसे पहली बात, IRCTC मींस इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा रहा और बहुत सारे कस्टमर्स को इन्होंने कैटर किया। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इनकी टोटल जो इनकम थी वो 4,434 करोड़ रुपीज थी, एंड गवर्नमेंट को इन्होंने 520 करोड़ रुपीज डिविडेंड भी दिया था। तो यहाँ पर इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये जो कंपनी है IRCTC, इसको हम अपग्रेड कर देंगे। ये शेड्यूल B कंपनी थी, तो शेड्यूल A कंपनी में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, इन सब के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है। तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, a mini-ratna public sector undertaking under the Ministry of Railway, announced that status of the company has been upgraded from the Schedule B to the Schedule A। ये अनाउंसमेंट किसने की है, संजय कुमार जैन, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है IRCTC के। डन। नेक्स्ट, राजीव गांधी सिविल
अभय हस्तम लॉन्च बाय द तेलंगाना सीएम। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। उन्होंने एक नया यूनिक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम प्रोग्राम। क्या बोला गया है यहाँ पे? जो आपका सिविल सर्वेंट एग्जाम होते हैं और सिविल सर्विस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं एंड मेंस में अपियर होते हैं और फिर उसके बाद मेंस को भी क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसे बच्चों को 1 लाख रुपीस प्रोवाइड किया जाएगा। तो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैज लॉन्च अ यूनिक प्रोग्राम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द सिविल सर्विस एस्पिरेंट फ्रॉम तेलंगाना स्टेट अंडर विच द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जाम, ठीक है, मतलब प्रीलिम्स देकर आप मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं और मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए 1 लाख रुपीस प्रोवाइड करेगा तेलंगाना गवर्नमेंट। किसके लिए है? वो कैंडिडेट्स जो कि तेलंगाना स्टेट के हैं, वहां के रेसिडेंट है, वहां का उनके पास डोमिसाइल मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र है, और कैंडिडेट जो कि एससी कम्युनिटी, एसटी, ओबीसी, वीमेन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, वो यहां पर इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। और लेकिन कंडीशन ये है कि फैमिली की एनुअल इनकम बिलो होनी चाहिए 8 लाख रुपीस से, 8 लाख रुपए से ज्यादा फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए, वही लोग यहां पर एलिजिबल होंगे अंडर द राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम प्रोग्राम। ठीक है, जो कि लगभग 400 कैंडिडेट जो कि तेलंगाना रीजन से एवरी ईयर क्वालिफाई होते फॉर मेंस एग्जाम, उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्रिपरेशन करने के लिए 1 लाख रुपीस। तो याद रखेंगे किस स्टेट गवर्नमेंट की ये स्कीम है। तेलंगाना स्टेट के बारे में बात करेंगे। 2 जून 2014 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैं जिन्होंने रिप्लेस किया है के चंद्रशेखर राव को। डिप्टी सीएम मल्लू भाटी एंड गवर्नर पी राधाकृष्णन है। ओके, चलिए नेक्स्ट है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड टू सेट अप ग्रीन चारकोल प्लांट इन हरियाणा। तो रिसेंटली एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि वो 2 ग्रीन चारकोल प्लांट को प्लांट करेगी। कहाँ पर? गुरुग्राम एंड फरीदाबाद हरियाणा में। अच्छा, ये जो चारकोल प्लांट है ये क्या करेंगे? ये जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है, आपकी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो वेस्ट कलेक्ट करती है ना कचड़े वाली गाड़ी से, तो जो वेस्ट कलेक्ट होगा उस वेस्ट को चारकोल या फिर ग्रीन कोल में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम एंड फरीदाबाद इन चंडीगढ़ इनके साथ कोलैबोरेशन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ हरियाणा चीफ मिनिस्टर। कौन है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर? नायब सिंह सैनी एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर। तो इनके बीच में ये एग्रीमेंट या पैक्ट यहां पर साइन किया गया है। ठीक है, हर एक जो प्लांट सेटअप किया जाएगा उसकी कॉस्टिंग कितनी है? 500 करोड़ रुपीस होगी, और जो कंबाइंड कैपेसिटी होगी दोनों प्लांट्स की वो कितनी होगी? 1500 टन ऑफ डेली कलेक्टेड वेस्ट मटेरियल को चारकोल में कन्वर्ट किया जाएगा। चारकोल या फिर ग्रीन कोल में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 20 एकड़ ऑफ लैंड प्रोवाइड करेंगी हर एक प्लांट के लिए हरियाणा में, मतलब आपका फरीदाबाद में और गुरुग्राम में। द अर्बन वेस्ट कलेक्टेड बाय द 2 म्युनिसिपैलिटीज विल बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्लांट। इससे क्या होगा? ये जो ग्रीन चारकोल है उसका इस्तेमाल हम पावर प्रोड्यूसिंग थर्मल प्लांट्स में करेंगे, जिससे हम अपने कोल के कंजप्शन को रिड्यूस कर सके। ऐसा अनुमान है, ऐसा एस्टिमेशन है। अभी फिलहाल क्या इंडिया में और कोई ऐसा प्लांट ऑपरेट हो रहा है? आंसर है यस। इंडियाज लार्जेस्ट वेस्ट टू चारकोल प्लांट कहाँ पर है? तो ये आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, जो एवरी डे 600 टन ऑफ वेस्ट को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक प्लांट आपको मिल गया। नाउ बात करते हैं व्हाट इज द एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। तो यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है एनटीपीसी, जैसे कि इसरो है। इसरो ने अपनी एक आर्म ओपन करके रखी है जिसका नाम है इन स्पेस, जो कि कमर्शियल आर्म है, राइट? इसरो के बिहाफ में डील करती है। वैसे यहाँ पे एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड वॉज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओन एनटीपीसी लिमिटेड इन 2002। ये क्या करती है? ये पावर ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आती है और एक नोडल मिनिस्ट्री की तरह काम करती है। ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग भी करती है पावर की, मतलब हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे भी, पावर की ट्रेडिंग भी करेंगे बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल के साथ। The company also buys power from the grid connected solar power plant and sell it to the consumers.
हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NK शर्मा हैं। ठीक है, तो बिजली को खरीदना, बेचना, राज्यों को देना, ट्रांसफर करना एक राज्य से दूसरे राज्य, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो ये सारा जो कमर्शियल ऑपरेशन है ना, वो कौन कर रहा है? NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड कर रहा है। ठीक है, 2002 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं EESL, मतलब एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि हम अपनी दुकानें खोलेंगे, रिटेल फ्रेंचाइजीज ओपन करेंगे और सभी लोगों को इनवाइट भी किया है कि आप आके हमारी फ्रेंचाइजी लो और आप रिटेल शॉप्स को ओपन करो, और जहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइजेस पे LED वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। तो EESL टू लॉन्च रिटेल शॉप्स टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट। रिसेंटली एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने कहा है कि हम रिटेल फ्रेंचाइजी शॉप्स को ओपन करेंगे जिनका नाम होगा ऊर्जा दक्षता दुकान। क्या नाम होगा दुकान का? शॉप्स का नाम क्या होगा? ऊर्जा दक्षता दुकान, जहां पे अफोर्डेबल एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट जैसे कि LED लाइट्स, AC एंड फैंस प्रोवाइड किए जाएंगे, इनको बेचा जाएगा। बायर कैन ऑल्सो परचेज द प्रोडक्ट ऑनलाइन फ्रॉम इट्स वेब पोर्टल। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट बैच है फ्रेंचाइजीज का, मतलब पायलट बेसिस पे जो पहली दुकानें ओपन की जाएंगी, वो झारखंड, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना स्टेट में ओपन की जाएंगी, ऐसा एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने बताया है। EESL का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2009 में हुआ था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करता है, लेकिन जॉइंट वेंचर है कई सारी कंपनीज का। तो 4 कंपनीज का जॉइंट वेंचर आपको मिलेगा। कौन कौन सी 4 कंपनीज है? NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC लिमिटेड और पावर ग्रिड। इनके कोलैबोरेशन से, इनके जॉइंट वेंचर से EESL का फॉर्मेशन 2009 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कंट्री के टेनिस प्लेयर के बारे में। ठीक है, जिनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, लियांडर पेस एंड विजय अमृतराज। ओके, इंडियाज लियांडर पेस एंड द विजय अमृतराज मेक हिस्ट्री एंड ज्वाइनिंग टेनिस हॉल ऑफ द फेम। तो टेनिस हॉल ऑफ द फेम में इन दोनों को शामिल किया गया है, और ये फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन मेंस टेनिस प्लेयर है जिनको इंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इन USA। तो ये फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन है मेंस टेनिस प्लेयर जिनको इंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में। ठीक है, एंड इंडिया बिकम द 28th कंट्री इन द वर्ल्ड जिनके प्लेयर्स को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। तो इंडिया 28वें नंबर का ऐसा देश बन गया जिनके टेनिस प्लेयर इंडक्ट हुए हैं, इसलिए हमें इस बारे में भी याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो चुके हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में? तो आंसर हो जाएगा टोटल आपको 267 प्लेयर्स मिलेंगे, 28 कंट्रीज के हैं, और अभी अभी आपने 2 इंडियन प्लेयर्स को भी यहाँ पर देख लिया। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिचर्ड इवॉन्स को भी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब लियांडर पेस को इंडक्ट किया गया है इनटू द प्लेयर कैटेगरी। वहीं अगर हम रिचर्ड इवान और अमृतराज, आप अगर अमृतराज को देखेंगे तो इन दोनों को कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में इंडक्ट किया गया है। तो प्लेयर कैटेगरी में एक ही नाम है लियांडर पेस का, विजय अमृतराज एंड रिचर्ड इवान को कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले हम लियांडर पेस के बारे में बात करते हैं। तो ये केवल टेनिस एकमात्र हमारे देश के ऐसे टेनिस प्लेयर है जिन्होंने इंडिया में नहीं वर्ल्ड में ही 7 ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट किया है। तो लियांडर पेस इज द ओनली टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड हु हैज कंपीटेड इन द रिकॉर्ड 7 ओलंपिक्स। तो ये भी एक इनका अचीवमेंट है। ये पहले इंडियन टेनिस प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में। तो ये बात भी याद रखना है कि लियांडर पेस को कब ओलंपिक मेडल मिला था, ब्रोंज मेडल। नाउ बात करते हैं विजय अमृतराज। ये भी एक इंडिया के बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने इंडिया को 2 डेविस कप में रिप्रेजेंट किया है, 2 डेविस कप फाइनल में रिप्रेजेंट किया है 1974 एंड 1987। इसके अलावा ये पहले इंडियन पर्सन या पहले इंडियन टेनिस प्रोफेशनल रहे हैं जिनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन मैसेंजर ऑफ द पीस इन 2001। और इन्होंने 2006 में विजय अमृतराज फाउंडेशन की स्थापना की थी टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड बेसिक नीड फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे देश के दोनों टेनिस प्लेयर्स के बारे में।
चलिए अब बात करते हैं इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के न्यू कोच के बारे में। हेड कोच अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है मैनोलो मार्क्वेज। मैनोलो मार्क्वेज अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। एमएम है ये, ओके। मैनोलो मार्क्वेज इन्हें फुटबॉल टीम का हेड कोच अपॉइंट किया गया है। और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। स्पेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल करेंटली ये हेड कोच है इंडियन सुपर लीग टीम फुटबॉल क्लब गोवा के। और जैसे ही इंडियन सुपर लीग कंप्लीट हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी, उसके बाद ये फुल टाइम हेड कोच बन जाएंगे इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम के, ठीक है। इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मनोलो मार्क्वेज इनका नाम है, स्पेन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी कंट्री के टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली 2024 स्विस ओपन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ये स्विस ओपन का 56 एडिशन था। 1915 से स्विस ओपन की स्टार्टिंग हुई थी, 1915 से खेला जा रहा है। तो इस साल ये इवेंट कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जिसका नाम है गस्टस, वहाँ पर यह जी स्टड भी बोला जा रहा है इसको। तो गस्टस सिटी में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, इसलिए इसको 2024 स्विस ओपन गस्टस टेनिस टूर्नामेंट बोला जा रहा है। और डबल टाइटल किसने जीता है? यूकी बाम्बरी ने जीता है। जैसा कि मैंने कहा डबल टाइटल है तो ऑब्वियस सी बात है इनका कोई ना कोई तो पार्टनर होगा ही। तो इनके पार्टनर का नाम है एल्बेनो ओलिबेटी ऑफ फ्रांस। इनके पार्टनर का नाम भी याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में हम बात करेंगे जिनका नाम है कमला पुजारी। एक ट्राइबल वीमेन है, ठीक है, जो कि उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती थी। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया है उड़ीसा स्टेट में, और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ पैडी को ग्रो किया है। और 100 से ज़्यादा इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ पैडी या धान को प्रिजर्व करने का काम इन्होंने किया है। तो इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। एंड शी पास्ड अवे रिसेंटली इनका निधन हो गया है। इसके अलावा MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इन कोरापुट का जो रिसर्च प्रोग्राम था 1994 का, उसकी भी मेंबर रही हैं। और इसमें इन्होंने ब्रीडिंग की थी हाई यील्डिंग एंड हाई क्वालिटी ऑफ राइस वैरायटी की। जो आपका काला जीरा राइस है जो कि वर्ल्ड फेमस है और GI प्रोडक्ट भी इसको दिया गया है, GI टैग भी दिया गया है। तो काला जीरा की हाई क्वालिटी राइस वैरायटी को ग्रो करने में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारी पैडी की वैरायटी जैसे कि तिली है, फूला है, घांटिया है, ये कई तरीके की जो राइस वैरायटी है उनको भी प्रिजर्व करने का काम इन्होंने किया था। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंट्स 94 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड। तो यहाँ पे रिसेंटली 94 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं हमारे आर्म फोर्स एंड इंडियन कोस्टल गार्ड्स को, ठीक है। जिनमें से अगर आप देखोगे तो 31 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युवा सेवा मेडल, 2 वॉर 2 अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड 57 अति विशिष्ट सेवा मेडल यहाँ पे दिए गए हैं। अब आपको नाम याद नहीं रखना, बस टोटल काउंटिंग याद रख लीजिएगा कि 94 मेडल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और ज़्यादा लगे तो परम विशिष्ट सेवा मेडल कितने? तो 31 परम विशिष्ट सेवा मेडल है। बाकी नाम याद रखने की एज सच आपको ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि मैंने 6 मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन एक ई-बुक लॉन्च की है जिसमें जनवरी से लेकर जून तक के कंपाइलेशन और ये सारे टॉपिक्स हैं। एक और टॉपिक इसमें ऐड करना है गवर्नमेंट स्कीम का, तो वो ऑलरेडी डन है, बन चुका है, कंपाइलेशन हो चुका है, बस उसका वीडियो आप लोगों के लिए रेडी करना है। बहुत जल्दी उसको अपडेट करके ये जो ई बुक है इसको भी अपडेट कर देंगे, गवर्नमेंट जो स्कीम्स है वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब आपको ये ई बुक कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके पूजा जैन क्लासेस मेरा एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको ये बुक मिल जाएगी। तो आप इजीली इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं न्यू NCERT टेक्स्ट बुक रिफर हड़प्पा सोसाइटी एज द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। रिसेंटली NCERT ने क्या कहा है कि हम क्लास 6 की जो सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें जो इंडियन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको हम रीनेम करके क्या करेंगे, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम पे रखा जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडियन साइट्स हैं जो कि सरस्वती बेसिन में है, जैसे कि राखीगढ़ी, और आज के समय में ये बात ऋग्वेद में भी मेंशन है और
आज के समय में इन नदी को हम घग्गर इन इंडिया में घग्गर रिवर और हाकरा रिवर पाकिस्तान में हम बोलते हैं। ये जो आपका सरस्वती रिवर बेसिन है वही आपका घाघरा हक्कर बेसिन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण ये नदी सूख गई, जिसके कारण ये सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया, ऐसा इस बुक में मेंशन किया गया है। ठीक है, और जो नया एडिशन है इस बुक का टाइटल क्या होगा, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसका टाइटल आपको देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है कि एजुकेशनल मटेरियल को आपका तैयार करे, डेवलप करे, और जो हमारा करिकुलम है स्कूल टेक्स्ट बुक का उसको रिवाइज करे अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये सारा काम किसके पास होता है, एनसीईआरटी के पास होता है। इसके अलावा इस बुक में ये क्या कहा गया है कि हमारा देश में हमारा पहला अपना प्राइम मेरिडियन है जिसका नाम है मध्य रेखा, जो कि उज्जैन से पास होती है और जिसको हमने उज्जैनी मेरिडियन कहा है, जो कि सर्व करती थी एज अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन इंडिया एस्ट्रोनॉमिकल टैक्सेस। और बाद में ये ग्रीनविच जो मेरिडियन आया, ये तो बहुत बाद में आया, हमारा अपना पहले ही मेरिडियन था जिसका नाम है उज्जैनी मेरिडियन। तो ये बात भी इस बुक में मेंशन की गई है। डन इतनी चीजें। चलिए अब आपकी बारी है, देखते हैं कितनी चीजें आपको याद है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करें। रिसेंटली जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लैंडस्लाइड इंफॉर्मेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक न्यू फैसिलिटी को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। देखेंगे ऑप्शंस, सही आंसर क्या हो जाएगा, भू संकेत। भू संकेत इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। Recently, in which city of Uttarakhand state the first world gallery has been opened by the research wing of the forest department? तो यहाँ पे देहरादून में आपको मैंने बताया था कि पहली फर्स्ट गैलरी उत्तराखंड में ओपन की गई है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु विल बी ऑनर्ड बाय IFFM फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा? यहाँ पर जो मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था तो यहाँ उन्हें किसे, मतलब कौन सा एक्टर है जिनको अवार्ड दिया गया है, आंसर हो जाएगा RRR मूवी के एक्टर है रामचरण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मनेलो मार्क्वेज, रिसेंटली न्यूज में थे और हेड कोच बन गए हैं हमारी सीनियर इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के। पूछा जा रहा है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो अभी हमने देखा है कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम? याद कीजिए कल के वीडियो में हमने प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम पर डिस्कशन किया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी में टॉप पर कौन है, तो मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है और सेकेंड नंबर पे आपको आसाम स्टेट देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट MP, सेकेंड आसाम। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी थी, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। एक दिन में सारा डोज देना सही नहीं रहता ना, इसलिए हम धीरे धीरे डोज देते हैं। चलो हम बात कर रहे हैं प्रेज अवार्ड के बारे में। प्रेज का मतलब है परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट अवार्ड अंडर द PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, मतलब PM स्वनिधि योजना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, लार्जर स्टेट में हमने देखा है कि फर्स्ट स्टेट, लार्जर स्टेट में आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, तो लार्ज स्टेट फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकेंड आंध्र प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे पंजाब है। अगर हम स्मॉल स्टेट की कैटेगरी देखेंगे तो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख एंड सेकेंड नंबर पे पौंडीचेरी है। अगर हम हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट आसाम एंड सेकेंड नंबर पे सिक्किम है। क्लियर हुआ? तो लार्ज स्टेट में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में लद्दाख एंड पौंडीचेरी, फिर आपका हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आसाम एंड सिक्किम, और स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश को दिया गया है PM स्वनिधि योजना के अंदर। क्लियर हो गया इतनी चीजें? तो अगर सिंपल पूछा जाए कि बेस्ट स्टेट कैटेगरी, तो आंसर बता देना MP है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और ज़्यादा अगर डीप में पूछ लिया जाए कि स्मॉल स्टेट में कौन सा है, हिली स्टेट पे कौन सा है, या स्पेशल अवार्ड किसे दिया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, तो आप इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। फर्दर डिटेल के लिए आप PIB का डेटा हो सकते हैं, तो PIB में न्यूज़ आई थी ये। फिर बेस्ट परफॉर्मिंग लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिन्होंने PM स्वनिधि के अंदर लोन प्रोवाइड किया है, क्योंकि आपको पता है ना कि स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है 10,000, 20,000 और 50,000 का, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर बात करते हैं तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में फर्स्ट नंबर पे है कैनरा बैंक, देन आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड देन बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। तो कैनरा बैंक, SBI और BOI।
वहीं अगर अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें तो आंसर हो जाएगा आर्यवर्त बैंक एंड केरला ग्रामीण बैंक फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रेज अवार्ड कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडी लोन परफॉर्मेंस। तो हमने कल इस पर डिस्कशन किया था, अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी में टॉप पर कौन हो जाएगा, तो जो बड़ी सिटीज हैं जिसकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख है, तो आपका फर्स्ट नंबर पे है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, सेकेंड नंबर पे आपको बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका कर्नाटका मिल जाएगा, थर्ड नंबर पे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर हम छोटी सिटी देखते हैं जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो फर्स्ट नंबर पे उज्जैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश, सेकेंड नंबर पे सोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर पे तिरुवनंतपुरम मिल जाएगा। अगर हम स्मॉल टाउन और छोटे टाउन देखते हैं जिसकी पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है, तो आपको क्या मिलेगा, नवाबगंज उत्तर प्रदेश में, नेक्स्ट है मेदिनीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन झारखंड और म्युनिसिपल काउंसिल सारनी मध्य प्रदेश। क्लियर है, तो यहाँ पर आप मेगा या मिलियन प्लस सिटीज का देख लीजिए फर्स्ट, और कोशिश करो सेकेंड याद हो जाए। फिर मेजर सिटीज जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है तो एक याद रख लो, और लेस देन 1 लाख इसका भी एक याद रख लो। ठीक है, तो ये आपकी एक और लिस्ट हो गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिएगा एक और अवार्ड दिया गया था, मैंने आपको बताया था नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बारे में, याद आया, तो सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क अवार्ड किसके लिए, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के लिए। तो यहाँ पर आपको बिग स्टेट देखने को मिल रहा है, तो बिग स्टेट में टॉप पर है केरला, देन उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। नाउ बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट, तो हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इस कैटेगरी में भी बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज कौन सी है, तो पहला है आपका जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, मिलियन प्लस सिटीज, जबलपुर मध्य प्रदेश टॉप पर है, नागपुर महाराष्ट्र और नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, फिर पॉपुलेशन जहां पे 3 लाख से 10 लाख के बीच में है तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, मालेगांव महाराष्ट्र में एंड चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। फिर पॉपुलेशन जिसकी 1 से 3 लाख के बीच में है तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, फिर आपका हनुमानगढ़ राजस्थान में और मंदसौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, डन। तो आपको याद क्या रखना है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस, बिग स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, जो बड़ी वाली लोकल बॉडी से वो, छोटी वाली आप स्किप कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये 3 कैटेगरी आप याद रख लीजिए। देखिएगा आजकल ना एग्जामिनर बड़ा टंच है, मैं सही बता रही हूँ, फर्स्ट नहीं पूछता, वो सेकेंड और थर्ड पूछता है या फिर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बना देता है, क्योंकि फर्स्ट जनरली सब लोग पढ़ के जाते हैं। और कॉम्पिटिशन अगर आपको टफ करना है, क्योंकि आपको तो बहुत सारा कैंडिडेट होता है ना एग्जाम में अपियर होता है, आपको तो वहां पे एग्जाम क्यों हो रहा है, प्रीलिम्स क्यों होता है, छटनी करने के लिए, लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए ही तो होता है ना। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा आप सेकेंड थर्ड पे फोकस करो, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसपे हमने डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, यहाँ पर इंडिया का एम्बिशियस विजन क्या है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा विजन है कि हम $500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करेंगे, कब तक, बाय द 2030। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन बी। विनय मोहन क्वात्रा हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री, तो ये किस कंट्री के नेक्स्ट एम्बेसडर बन गए हैं, तो यूएसए भेजा गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है which person has reclaimed the top spot to become India's most valued celebrity, तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सेलिब्रिटी इंडिया में कौन बन गया जिसकी टोटल वैल्यू, ब्रांड वैल्यू 227.9 मिलियन डॉलर की है, तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Recently, which country has announced a new visa-free regime, allowing citizens from 35 European country to stay in the country for up to the 90 days per year। तो यहाँ पे हर साल 90 दिनों तक 35 यूरोपियन कंट्रीज के लोग आके रह सकते हैं, एक वीजा फ्री रिजीम। किसने स्टार्ट की है, आंसर हो जाएगा बेलारूस ने की है। केवल यूरोपियन कंट्रीज के लिए 35 यूरोपियन कंट्रीज के लोग 90 डेज के लिए इन अ ईयर आके रह सकते हैं बेलारूस में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो अब इसको देखते हैं कितना याद है, कल की न्यूज है ये, ठीक है, कल करंट अफेयर्स में डिस्कस की थी। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द वर्ल्ड 10 लार्जेस्ट कोल माइंस रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय द worldatlas.com। ओके,
2 coal mines in Chhattisgarh, Gewar and Kusmunda, have been included in the worldatlas.com top 10 coal mines of the world. तो इंडिया की 2 माइंस है छत्तीसगढ़ की हैं जिनका नाम है गेवर और कुसमुंडा, इनको शामिल किया गया है। चाइना के बारे में बात की गई कि चाइना डोमिनेट्स द टॉप 10 कोल माइन लिस्ट विथ 4 माइंस। सेकेंड बोलता है कि रशिया ब्लैक थंडर माइंस हैज बीन रैंक द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइन। China is the world largest producer and consumer of coal and India is the third largest producer of the coal। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? अब याद करने की बारी आ रही है कल के करेंट अफेयर्स। याद आया? पहला स्टेटमेंट तो सही है कि वर्ल्ड एटलस ने इंडिया की 2 कोल माइन जो कि छत्तीसगढ़ में है उनको टॉप 10 में रखा है, ठीक है। सेकेंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड पोजीशन पे आपको गेवरा माइन देखने को मिल जाएगी एंड फोर्थ पोजीशन पे आपको कुसमुंडा माइन देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इंडोनेशिया नहीं, इसको करेक्ट कर देते हैं, सॉरी चाइना नहीं, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है जिसकी यहाँ पे 4 माइंस आपको देखने को मिल रही है। रशिया की नहीं, ये अमेरिका की, यूएसए, अमेरिका की माइन है जिसका नाम है ब्लैक थंडर जो कि लिस्ट पे टॉप पर है। चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, ये बात सही है, लेकिन इंडिया ना 3rd नंबर पे नहीं, 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है कोल की कैटेगरी में। और लार्जेस्ट रिजर्व, लार्जेस्ट कोल रिजर्व कहाँ पर है? तो लार्जेस्ट कोल रिजर्व आपको यूएसए में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? अब पूछा गया था इनकरेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट है, तो आप इजीली बता सकते हो अब कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है और फिफ्थ भी है, मतलब 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है IRCTC, a Miniratna PSU under the Ministry of Railway announced that the status of the company has been upgraded from Schedule B to the blank। तो Schedule A में इसको अपग्रेड किया गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next, RBI has set up a committee to review the fee structure for white label ATM. Who will chair this committee? यहाँ पे जो white label ATM है क्या होते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इनकी फी स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई है बाय द आरबीआई। उस कमेटी के हेड कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कमेटी के हेड बनाए गए हैं सुनील मेहता और आरबीआई ने इनको अपॉइंट किया है कमेटी का हेड, और ये क्या करेंगे? फी स्ट्रक्चर रिव्यू करेंगे व्हाइट लेबल एटीएम का। ठीक है, डन। द कमिटी हेडेड बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता। अब ये व्हाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं? ठीक है, आप लोग ने इंडी कैश के बारे में सुना है। इंडी कैश टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया एक एटीएम है, ठीक है, जिसमें आपको किसी बैंक का नाम नहीं मिलता, जो कि आपकी कंपनी है जिसने उसको लॉन्च किया उस कंपनी का नाम आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली ऐसे एटीएम जो कि ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, डेवलप किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं बाय द एनबीएफसी। ठीक है, कोई बैंक नहीं, एक एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, एनबीएफसी उसको इंस्टॉल कर रही है, ऑपरेट कर रही है, ओन कर रही है, ऐसे बैंक को हम व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। तो व्हाइट लेबल एटीएम क्लियर है? एटीएम सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेट बाय नॉन बैंक्स और कॉल्ड द व्हाइट लेबल एटीएम। और इंडिया का पहला अगर आप देखोगे तो व्हाइट लेबल एटीएम या जो इंडी कैश जिसको लॉन्च किया था टाटा ग्रुप ने, वो आपको दिख जाएगा। इसमें लोगो भी आपको नॉन बैंक का ही होता है, एनबीएफसी का ही लोगो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया कि हमारे देश में एटीएम की कमी आ गई थी? नहीं, हमारे देश में कोई एटीएम की कमी नहीं आई थी। फॉर एग्जाम्पल रूरल इंडिया की बात करते हैं तो रूरल इंडिया में उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन एटीएम का नहीं होता। अगर कोई बैंक अपना एटीएम सेटअप करता है तो लैंड पार्सल की रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेटर, इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखना, कोई एक व्यक्ति जाएगा मशीन में पैसे डालने के लिए, तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। और अगर उतना इफेक्टिव ना हो तो ऐसी जगहों पे फिर सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो नहीं पाता। इसलिए यहाँ पे आरबीआई ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटर आर ऑथोराइज अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 आरबीआई ने पास किया था, जिसके अंदर ये व्हाइट लेबल एटीएम बनाए जाते हैं जो कि कस्टमर्स को डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड इशू करने की फैसिलिटी देते हैं और कई सारी जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज हैं वो इस एटीएम में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, व्हाइट लेबल एटीएम के अलावा कई सारे और एटीएम्स के आपको कैटेगरीज देखने को मिलती, जैसे कि ब्राउन लेबल, ऑरेंज लेबल, येलो लेबल एंड पिंक लेबल। पिंक तो क्लियर है कि पिंक जो लेबल आपका एटीएम है उसके बाहर एक गार्ड बैठा होगा और उस एटीएम की फैसिलिटी केवल फीमेल्स के लिए होगी।
ठीक है, तो वो आपके हो जाते हैं पिंक लेबल एटीएम। अब येलो लेबल एटीएम्स क्या होते हैं? ई कॉमर्स के लिए, आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह है, तो ई कॉमर्स के लिए आपके पास जो एटीएम सेटअप किए जाते हैं वो येलो लेबल एटीएम्स होते हैं। फिर आता है ऑरेंज लेबल एटीएम, तो यहाँ पे जो आपके शेयर या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और ट्रेडर जो सेलिंग करते हैं स्टॉक्स की, सिक्योरिटीज की, उसके लिए ऑरेंज लेबल एटीएम होते हैं। एंड ब्राउन लेबल एटीएम क्या होते हैं? तो ब्राउन लेबल एटीएम वो होते हैं जो कि आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ऑपरेट हो जाते हैं, मतलब हार्डवेयर और मशीनरी को यहाँ पे लीज पे लिया जाता है या कोई सर्विस प्रोवाइडर उसको ओन करता है, ठीक है, और बैंक उसको ऑपरेट करते हैं। स्पॉन्सर बैंक होता है जो कि फंड डालेगा, मनी का सप्लाई करेगा, लेकिन इसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो कोई दूसरा प्राइवेट ऑथराइजर होगा या फिर सर्विस प्रोवाइडर होगा जो बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करता है, असेट मेरे पैसा आपका, ठीक है। इस तरीके से ब्राउन लेबल एटीएम काम करते हैं। तो ये आपके एटीएम की कुछ कैटेगरीज हो गई। नाउ बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रस्ट हैव बीन ऑनर्ड विद बेस्ट चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। तो वो कौन सा ट्रस्ट है जिसको बेस्ट चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो श्री कुरुम्भा ट्रस्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गाओफेन 1105। तो ये जो गाओफेन सैटेलाइट है ये किसने लॉन्च की है? ये चाइना का इनिशिएटिव है, न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट नाम आता है लिलियान जुआला चांगते एंड द इंदुमती कथिरसन who were seen in the news in July 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport? तो इन दोनों का रिलेशन किससे है? क्योंकि रिसेंटली AIFF अवार्ड अनाउंस किए गए हैं, मेंस कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर अवार्ड इनको मिला है और ये है फुटबॉल से एसोसिएटेड। नेक्स्ट है इन जुलाई 2024 उड़ीसा गवर्नमेंट रिनेम बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड, और नया नाम क्या रख गया है? तो उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान नया नाम यहाँ पे रखा गया है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द मॉइस्चर मीटर? रिसेंटली न्यूज में था, नाम से समझ में आ रहा है ये मॉइस्चर कंटेंट को रीडिंग करके हमको बता देगा, मेजर करके बता देगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड डिवाइस यूज्ड टू मेजर द मॉइस्चर कंटेन इन वेरियस सब्सटेंस। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स में कितना मॉइस्चर कंटेन है वो यहाँ पे ऑब्जर्व करके बताएगा मॉइस्चर मीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द 53rd पार्टी और 10th अफ्रीकन कंट्री जिसने ज्वाइन किया है 1992 यूएन वाटर कन्वेंशन? तो इसको ज्वाइन करने वाली 10th नंबर की अफ्रीकन कंट्री और ओवरऑल 53rd नंबर की पार्टी बन गई है आइवरी कोस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिसेंटली एक डिसीज न्यूज में है जिसका नाम है न्यू कैसल डिसीज, ठीक है। ये एनिमल को होती है और इसलिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है बाय विच कंट्री? सो विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर एनिमल हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर न्यू कैसल डिसीज केस? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। ऑप्शन बी, ब्राजील ने इसको डिक्लेयर किया है। न्यू कैसल डिसीज बेसिकली बर्ड्स को इफेक्ट करती है, कैटल्स को इफेक्ट करती है, उनके नर्वस सिस्टम को और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, और ये वायरस से होने वाली डिसीज है। न्यू कैसल डिसीज वायरस से होने वाली बीमारी है। एडम ब्रिज रिसेंटली न्यूज में था, हमने इसको डिस्कशन किया था। इज सेपरेटेड बाय विच टू वाटर बॉडीज? तो किन दो वाटर बॉडीज को ये सेपरेट करती है, ठीक है? तो गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Recently, Union Minister of Coal and Mines inaugurated National Landslide Forecasting Center in which city? तो कहाँ पर ओपन किया है? कोलकाता में ओपन किया है, GSI ने के प्रमाइसेस में ओपन किया गया है। ऑप्शन सी। कल मैंने आप लोगों को MISS स्कीम के बारे में भी बात की थी, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशन? ये जो स्कीम है किन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है? आंसर हो जाएगा नाबार्ड एंड RBI। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Who has been honored with prestigious International Excellence Award for his significant contribution to forensic auditing? तो forensic auditing में contribute करने के कारण International Excellence Award किसे मिला है? तो auditing किया है किसी CA ने किया होगा और उनका नाम है अरविंद जगदीश काबरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। CA अर्पित जगदीश काबरा
from Ajmer, Rajasthan has received the prestigious International Excellence Award. ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नाम आता है यूकी बाम्बरी का, जो रिसेंटली न्यूज में है। पूछा जा रहा है किस स्पोर्ट से है। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले समय में ये प्लेयर आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। इनका एसोसिएशन टेनिस से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ शॉर्ट न्यूज भी है, जैसे कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम जो आपका आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसको हम 8.5 करोड़ रुपीस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया सेक्रेटरी जय शाह said that the BCCI will provide 8.5 करोड़ रुपीस टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज अ सपोर्ट फॉर इंडियन कंटिजेंट, जो कि अभी 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। याद है मैंने कुछ समय मतलब 6-7 महीने हो चुके हैं, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे केरला ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है सी स्पेस। याद आया? इस बारे में हमने डिस्कशन किया था। वैसे यहाँ पे मेघालय ने भी अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिस हेलो मेघालय, ये नया OTT प्लेटफॉर्म है जो मेघालय स्टेट ने लॉन्च किया है, जो कि रीजनल लैंग्वेज में डिफरेंट शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज एंड मूवीज को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा हर एक जो फिल्म मेकर है जो इस OTT प्लेटफॉर्म में फिल्म को लॉन्च करता है, उसको 5 लाख रुपीस पर फिल्म दिया जाएगा और एडिशनल फंडिंग दी जाएगी अगर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में इस पिक्चर को फीचर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाता है तो उनकी व्यूज के अकॉर्डिंगली 18,000 रुपीज यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर मेघालय ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है हेलो मेघालय, ओके। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एयरबस एंड टाटा आर ज्वाइनिंग फोर्स टू मैन्युफैक्चर इंडियाज फर्स्ट H125 हेलीकॉप्टर। यहाँ पे एयरबस और टाटा के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है और दोनों मिलकर इंडिया का पहला H125 हेलीकॉप्टर को लॉन्च करेंगे 2026 तक अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, अर्मेनिया ने इंटरेस्ट दिखाया है, अभी खरीदा वरीदा नहीं है, केवल इंटरेस्ट दिखाया है। अर्मेनिया ने इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया की प्रलय मिसाइल पे, ठीक है। तो प्रलय मिसाइल DRDO का इनिशिएटिव है, DRDO ने इसको डेवलप किया है। एंड प्रलय मिसाइल एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये? सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 350 से 500 किलोमीटर की है एंड 500 से 1000 kg ऑफ पेलोड को ये कैरी करने में कैपेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री, इन्होंने अपना पहला फॉर्मूला 1 टाइटल जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्कर ने जीता है। और ये ऑस्कर किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। डन। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली UPSC के चेयरमैन मनोज सोनी जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है फॉर पर्सनल रीजन, और इनका टेन्योर अभी फिनिश नहीं हुआ था। 5 ईयर टेन्योर होता है, ठीक है। पूछा जा रहा है इनका टेन्योर ना 2029 में खत्म होने वाला था, उसके पहले इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। द UPSC इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम सभी को पता है, सही बात है। ये पूछा जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल और किस पार्ट में मेंशन है। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल और किस पार्ट में UPSC दिया गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर।